प्रेमिका के साथ सुहागरात बनाने के बाद गला दबाकर गड्ढे में दफनाया देवास, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेमी युगल अक्सर प्यार के नशे में खोए रहते हैं। वे देश दुनिया की तमाम बातों से बेफिक्र होते हैं, जबकि पारिवारिक और सामाजिक मान मर्यादाओं को अधिक समय तक दरकिनार नहीं कर सकते। इसका विरोध करने का मतलब होता है प्यार के नशे में खलल। यही खलल जब सजा में बदल जाती है तब कईयों की जान जोखिम में पड़ जाती है, जैसा कि देवास जिले की इस अपराध कथा में हुआ। एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या हो गई। मरने वालों में आरोपी की प्रेमिका भी थी। भारती ने अपनी मां को फोन मिलाया। 20 सेकंड तक रिंग बजती रही। उसकी मां ने फोन रिसीव नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ। जब उसकी मां ममता ने फोन नहीं सुना हो, वह चिंतित हो गई। ममता कास्ते अपनी 2 बेटियों रूपाली और दिव्या के साथ देवास जिले के नेमावर में अकेली रहती थी। रूपाली 20 साल की और दिव्या 16 साल की थी। पीथमपुर की रहने वाली भारती अपने पिता और भाई संतोष के साथ रहती थी। वह वहीं एक फैक्ट्री में काम करती थी। अपनी मां और 2 बहनों के अलग रहने के कारण भारती दिन में 1-2 बार उनका हालचाल पूछ लिया करती थी। हालांकि भारती की मौसी की एक 16 वर्षीय बेटी पूजा और 14 वर्षीय बेटा पवन भी नेमावर में ही रहते थे। उस रोज 13 मई को भी भारती ने हमेशा की तरह मां से हालचाल जानने के लिए फोन किया था। ममता द्वारा फोन नहीं उठाए जाने पर भारती ने परिवार के दूसरे लोगों को भी फोन किया। उनके फोन बंद मिलने पर भारती और भी चिंतित हो गई, कारण न तो मां उसका फोन उठा रही थी और न ही परिवार के दूसरे लोगों से बात हो पा रही थी। भारती के सामने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। घबराहट में उसका मन विचलित होने लगा था। मन में कई तरह के विचार उठने लगे थे। अनहोनी की आशंकाओं से दिमाग झंझना उठा था। आखिर भारती अपने मन को कब तक समझाती? 1-2 नहीं बल्कि 5 दिन गुजर चुके थे। भारती को उसकी मां या परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं हो पाई थी। वह 13 मई से लगातार अपनी मां से संपर्क करने की कोशिश करती रही। कोई सूचना नहीं मिलने पर अपने भाई संतोष के साथ 17 मई को नेमावर जाने के लिए वह इसी आशा में थी कि नेमावर में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो पाया कि उसके मकान पर ताला लगा हुआ था। दोनों भाई और बहन की परेशानियां और भी बढ़ गईं। भारती ने आसपास रहने वालों से पूछताछ की, किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दी। घर पर ताला लगा देख घबराई भारती तुरंत नेमावर स्थित पुलिस थाने गई। टीआई अविनाश सिंह सेंगर को पूरी कहानी सुना दी। एक ही परिवार के 5 लोग लापता थे, जिनमें 2 नाबालिग लड़कियां भी थीं। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए सेंगर ने तत्काल भारती की रिपोर्ट पर ममता, रूपा, दिव्या, पवन और पूजा की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसकी जानकारी एसपी डा शिवदयाल एवं एसपी सूर्यकांत शर्मा को भी दे दी गई। मामला आदिवासी समाज का था, इस कारण इसे गंभीरता से लिया जाने लगा। लापता सभी 5 सदस्यों में से सिर्फ रूपाली का मोबाइल ही चालू था, जिसकी लोकेशन लगातार बदल रही थी। रूपाली अपने मोबाइल से भारती को लगातार मैसेज कर खुद की सलामती की जानकारी दे रही थी, लेकिन उसे खोजने की कोशिश नहीं करने की भी हिदायत मिल रही थी। ताज्जुब की बात यह थी कि वह भारती अथवा परिवार के किसी भी सदस्य का फोन नहीं उठा रही थी। लापता सदस्यों में 2 रूपाली की मौसी के बच्चे थे। इसकी जानकारी भारती की मौसी को मिलने पर वह भी भागी भागी नेमावर आ गई। उन्होंने रूपाली पर अपने बच्चों के अपहरण का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि रूपाली की हरकतें ठीक नहीं थी, उसी ने हमारे बच्चे का अपहरण किया है। मामले को उलझता देख एसपी ने उज्जैन जोन के आईजी योगेश देशमुख से संपर्क किया।
देशमुख नेमावर पहुंचकर एसपी देवास को आवश्यक निर्देश दिए। उसके मुताबिक एसपी ने मामले की जिम्मेदारी एसपी सूर्यकांत शर्मा को सौंपकर 5 टीमों को फील्ड में उतार दिया। इसके साथ ही टीआई नेमावर अविनाश सिंह सेंगर के अलावा आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी जांच में जुट गए। मामले को सुलझाने की पहली जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए नेमावर पुलिस लापता सदस्यों के परिवार की कुंडली बनाने में जुट गई। इसके लिए मुखबिरों की मदद ली गई। पुलिस ने रूपाली के मोबाइल फोन की भी डिटेल निकाली, जिससे रूपाली के फोन पर कई युवकों से बात होने की जानकारी मिली। उनमें एक नेमावर का रहने वाला युवक सुरेंद्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह भी था, जबकि बाकी के युवक हरदा और उसके आसपास के इलाके के थे। वह संतोष के साथ रूपाली और परिवार के बाकी लोगों की खोजखबर लेने के लिए हमेशा उसके साथ थाने भी आता था। पूछताछ में उसने बताया कि संतोष उसका दोस्त है। संतोष के पीथमपुर जाने के बाद उसके परिवार का हालचाल जानने के लिए आता जाता था। उसकी रूपाली के अलावा परिवार के अन्य लोगों से भी बातचीत होती रहती थी। रूपाली की कॉल डिटेल्स में कई लोगों के साथ बातचीत की भी जानकारी मिली। उनमें सुरेंद्र के अलावा दूसरे लोग हरदा इलाके के रहने वाले थे। उनके साथ रूपाली की जान पहचान संदिग्ध लगने के संदर्भ में पुलिस इंस्पेक्टर शिवमुराद यादव को एक चौंकाने वाली जानकारी मालूम हुई। वह यह कि रूपाली ने घर वालों की बिना जानकारी के हरदा में एक किराए का कमरा ले रखा था। वह अक्सर उसी कमरे में ठहरती थी। वहीं सुरेंद्र भी नेमावर से हरदा जाकर उससे मिलता था। सुरेंद्र के अलावा दूसरे युवक भी रूपाली के पास आते जाते देखे गए थे। पुलिस को रूपाली के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह भी मालूम हुई कि उसने पड़ोसियों से सुरेंद्र का परिचय अपने पति के रूप में करवाया था। इन जानकारियों के आधार पर रूपाली परिवार के लापता सदस्यों के सिलसिले में इकलौता सूत्र बन गई थी। एक तरफ जहां रूपाली की संदिग्ध गतिविधियां सामने आ चुकी थीं, वहीं उसके मोबाइल से बदले हुए लोकेशनों के साथ मैसेज भेजे जा रहे थे। सिर्फ मैसेज आने की स्थिति में पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि रूपाली का मोबाइल कोई और इस्तेमाल कर रहा है। इस मामले में रूपाली की भूमिका महत्वपूर्ण होने के बावजूद पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। समय बीतता जा रहा था। पुलिस को ठोस जानकारी के नाम पर कुछ भी हाथ नहीं लग पाया था। सुरेंद्र से भी कई बार पूछताछ की जा चुकी थी, लेकिन उससे भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी। हाँ, उसने इतना जरूर बताया था कि वह रूपाली से प्यार करता था। पुलिस ने जब जांच का दायरा बढ़ाया तब मालूम हुआ कि 13 मई 2021 को ममता, रूपाली और दिव्या के अलावा पूजा और पवन भी शाम तक नेमावर में ही देखे गए थे। उसी दिन रूपाली और सुरेंद्र को भी गहराती शाम नर्मदा में तैरती नाव में एक दूसरे के साथ देखा गया था। पुलिस को सुरेंद्र भी संदिग्ध लगा। दूसरे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र हरदा में किराए के कमरे पर रूपाली के पास जाता था। यह बात उसने पूछताछ में नहीं बताई थी। वहां के पड़ोसी ऐसे में निश्चित तौर पर रूपाली ने नेमावर से अचानक कहीं जाने से पहले इसकी जानकारी सुरेंद्र को दी होगी। पुलिस ने इसका अंदाजा लगाते हुए संदेह के आधार पर 2 बातों पर गौर किया। पहला, रूपाली के गायब हो जाने पर सुरेंद्र ने कभी उसके मोबाइल पर फोन क्यों नहीं लगाया। दूसरा, रूपाली के नंबर से उसके मोबाइल पर कोई कॉल या मैसेज क्यों नहीं आया। पुलिस की नज़र में इसका मतलब साफ था कि मामले में कोई सुरेंद्र को दूर रखने की कोशिश कर रहा था, या फिर सुरेंद्र एक साजिश के तहत पुलिस के सामने आकर अपना और रूपाली का बचाव कर रहा था। इस शक को ध्यान में रखकर नेमावर पुलिस सुरेंद्र को मामले का सबसे बड़ा संदिग्ध मानते हुए उस पर नजर रखने लगी। उसके बारे में जानकारियां जुटाई जाने लगीं। मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र सिंह नेमावर में एक अच्छे धमकदार परिवार का था। उसके दादा होकम सिंह के अलावा उसके पिता लक्ष्मण सिंह भी नामदार रहे हैं।
कुछ साल पहले इस परिवार की जमीन हाईवे निर्माण के लिए शासन ने अधिग्रहित कर ली थी। बदले में परिवार को मुआवजे की मोटी रकम मिली थी। पैसा आने पर सुरेंद्र और उसके छोटे भाई वीरेंद्र का समाज में रौब-रुतबा बढ़ गया था। दोनों भाई शराब की लत के लिए भी चर्चित हो गए थे। पुलिस सुरेंद्र के बारे में हर स्तर की जानकारियां जुटाने में लगी हुई थी, जबकि लापता रूपाली, ममता, दिव्या, पवन और पूजा का 2 महीने से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद कुछ नहीं पता चल पाया था। एक दिन सुरेंद्र के बारे में एक नई जानकारी मिली। वह जानकारी सोशल मीडिया की तरफ से मिली थी। इंस्टाग्राम पर सुरेंद्र की मंगेतर को लेकर एक पोस्ट किया गया था। उसके जरिए रूपाली द्वारा आपत्ति जताई गई थी। यह पोस्ट सुरेंद्र की शादी नसरुल्लागंज निवासी एक युवती के साथ तय होने के जवाब के तौर पर की गई थी। इससे स्पष्ट था कि सुरेंद्र के रूपाली से संबंध टूट गए थे। इस जानकारी के आधार पर शिवमुराद यादव ने रूपाली के लापता होने के मामले को सुरेंद्र की सगाई से जोड़कर देखा। उन्होंने अपने सहकर्मियों का पता लगाने के लिए कहा कि जिस रोज रूपाली और उसके परिवार के दूसरे 4 सदस्य लापता हुए, उस रोज सुरेंद्र कहाँ था। संयोग से उसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिससे मामले में पूरी तरह से सुरेंद्र का हाथ होने का शक और मजबूत हो गया। पुलिस ने पाया कि भारती और संतोष के मोबाइल पर 40 दिन बाद आए मैसेज को टारगेट कर इंस्पेक्टर यादव ने मोबाइल की लोकेशन मालूम की, जो चोरल डैम के इलाके की थी। चोरल डैम नेमावर से बहुत नजदीक नहीं तो बहुत दूर भी नहीं है। लोग वहां घूमने जाते हैं। पुलिस ने अब पूरा मामला एक बड़ी साजिश में उलझाया हुआ महसूस किया। उस दिशा में नेमावर पुलिस ने अपनी जांच और भी तेज कर दी। कुछ दिनों बाद ही पुलिस को एक ढाबे पर कुछ लोगों के द्वारा रूपाली के परिवार के गायब होने की बात करने की जानकारी मिली। उनमें 2 लोग सुरेंद्र के खेत पर काम करते थे। पुलिस संदेह के आधार पर उन्हें थाने ले लाई। उनसे पूछताछ के क्रम में सुरेंद्र के 2 करीबी दोस्तों विवेक तिवारी और राकेश के बारे में भी जानकारी मिली। उन्हें भी थाने बुलवा लिया गया। आखिर में पुलिस सुरेंद्र और उसके भाई वीरेंद्र को भी पूछताछ के लिए थाने ले आई। इंस्पेक्टर यादव ने दोनों भाइयों से अलग अलग पूछताछ की और उनके दोस्तों के बयान के साथ तार जोड़ा। तब यह समझते देर नहीं लगी कि लापता परिवार के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। उन पर जब सख्ती बरती गई और सच छिपाने एवं भ्रामक बयान देने की भी सजा का भय दिखाया गया, तब वे टूट गए। उनसे मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस के आला अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर सुरेंद्र के खेत जा पहुंचे। तब तक गांव वालों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। कुछ ही देर में खेत की खुदाई शुरू की गई। जैसे जैसे बड़े गड्ढे से मिट्टी निकलती गई, वैसे वैसे अपराधियों का कृत्य सामने आता चला गया। कुछ देर में ही जो मंजर सामने आया, सबकी रूह कांप उठी। खेत में से एक के बाद एक कर 5 सड़ीगली कंकाल बन चुकी लाशें निकाली गईं। उनकी पहचान ममता, रूपाली, दिव्या, पूजा और पवन के रूप में हुई। पुलिस को हैरत हुई कि जिसके मोबाइल से लगातार मैसेज आ रहे थे, उसकी मौत हो चुकी थी। इस नृशंस हत्याकांड को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैल गई। सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों ने इसे दलित अत्याचार का रंग देने की कोशिश की। हालांकि मामला कैसे अलग तरह का था, इसका खुलासा आरोपियों ने गहन पूछताछ के बाद किया। इस दिल दहला देने वाले सनसनीखेज हत्याकांड की कहानी इस प्रकार सामने आई। रूपाली मूल रूप से खंडवा स्थित खलावा तहसील में रहने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के परिवार की सदस्य थी। पूरा परिवार काम की तलाश में देवास जिले के नेमावर में आकर बस गया था। रूपाली किशोरावस्था की उम्र लांघ चुकी थी। वह काफी आकर्षक और सुंदर दिखने लगी थी। उसकी सुंदरता को देखकर सुरेंद्र दंग था। मन ही मन वह उसे अपना दिल दे बैठा था। किसी न किसी बहाने से वह संतोष के घर जाने लगा था। कुछ समय बाद रूपाली की बड़ी बहन भारती,
पिता और संतोष खराब आर्थिक स्थिति के चलते रोजगार के सिलसिले में पीथमपुर जाकर रहने लगे, जबकि रूपाली अपनी मां और बहन के साथ वहीं नेमावर में रहने लगी। संतोष के जाने के बाद सुरेंद्र ही एक तरह से उनकी देखभाल करने वाला बन गया था। छोटी मोटी मदद भी कर दिया करता था। रूपाली भी सुरेंद्र के हाव भाव को समझ गई थी। ऊपर से वह पैसे वाला संपन्न परिवार से था। रूपाली ने महसूस किया कि उसकी मनमांगी मुराद पूरी होने वाली है। वह सुरेंद्र में पलकों पर बिठाकर रखने वाले सपनों के राजकुमार की छवि देखने लगी। लगभग 4 साल पहले शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी दिन प्रतिदिन मधुरता से भरती चली गई। इसी बीच सुरेंद्र ने रूपाली से शादी करने का वादा किया। रूपाली ने भी हां करते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दोनों शादी से पहले ही शारीरिक संबंध कायम करते रहे। रूपाली प्यार के मामले में सुरेंद्र से भी ज्यादा हिम्मती थी। नेमावर छोटी जगह होने के कारण उसे सुरेंद्र से मिलते रहने में बाधा आती थी। इसे देखते हुए रूपाली ने एक योजना के तहत हरदा में एक कमरा किराए पर ले लिया। वहीं वह सुरेंद्र के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। उन्हीं दिनों इलाके के हाईवे निर्माण से सुरेंद्र के परिवार को मुआवजा मिला। अचानक आए पैसे से सुरेंद्र को शराब की लत लग गई। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हुए रूपाली चमकदमक और यौन सुख की भूखी बन चुकी थी। उसने भी कई युवकों से दोस्ती कर ली। उनमें ज्यादातर युवक हरदा व उसके आसपास के रहने वाले थे। सुरेंद्र को रूपाली के दूसरे दोस्तों से मिलने वाली बात मालूम थी, फिर भी वह इसलिए चुप रहता था क्योंकि उसके लिए भी रूपाली महज मनोरंजन का साधन भर थी। वह उसके प्यार से कहीं अधिक वासना के नशे में खोया रहता था, जबकि रूपाली सुरेंद्र के द्वारा किए गए वादे को सच मान बैठी थी।